आज हम बात करने वाले हैं 11th के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर के बारे में। इसमें हम समझने वाले हैं वर्क क्या होती है, पावर क्या होता है एंड एनर्जी क्या होती है और इसका यूज हमें किस तरह से करना है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वर्क क्या होती है और इसमें हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क डन के फॉर्मूले के बारे में। वर्क को ही वर्क डन बोलते हैं। तो अगर वर्क के फॉर्मूले की बात करें तो ये F वेक्टर डॉट S वेक्टर होती है, जिसको हम Fs cos थीटा भी लिख सकते हैं। आपने डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के टाइम पे पढ़ा होगा कि A डॉट B को AB cos थीटा भी लिखा जा सकता है, जहां पे A और B मैग्नीट्यूड होगी। उसी तरह से यहां पे हमने जो वर्क का जनरल फॉर्मूला होता है वो F वेक्टर डॉट S वेक्टर होता है, ठीक है, जिसको हम Fs cos थीटा भी लिख सकते हैं, जहां पे जो थीटा है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में कितना का एंगल है वो एंगल हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, तो जो भी एंगल है वही यहां पे हम थीटा लिखेंगे। और यहां F का मतलब है फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, S का मतलब है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है। यहां तक क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको पहले याद होना चाहिए कि वर्क डन होती है F डॉट S यानी Fs cos थीटा। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। इसी को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और इसको सीधा हमने लिखा कि वर्क डन होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है कि यहां तो cos थीटा भी था एक्चुअल फॉर्मूले में, उसको हमने कहां कर दिया, क्या कर दिया उसके साथ? तो भैया हमने कुछ नहीं किया, देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, cos थीटा को हटाया और सिंपल वर्क डन को लिखा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और साथ में हमने एक चीज ध्यान में रखा है, वो ये है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग ईच अदर। मतलब हमें जब भी वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे, वहां पे ये हम खास ध्यान रखेंगे कि यहां पे जो भी हम फोर्स लिखेंगे वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग वाला ही होना चाहिए। यानी पार्टिकल जिधर डिस्प्लेस हुआ है उधर का ही हम फोर्स लिखेंगे। आया समझ में? मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अलोंग होना चाहिए। एक दूसरे का अलोंग का मतलब ये नहीं होता है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही फोर्स होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ये तो सेम डायरेक्शन में हो गया। अलोंग का मतलब होता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट ये है तो फोर्स इसके डायरेक्शन में भी हो सकता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। मतलब एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, और पैरेलल का मतलब डायरेक्शन में भी और एंटी पैरेलल भी तो होता है। ऐसा समझ में? बस एक दूसरे के अलोंग होनी चाहिए, इतना बस ध्यान रखिए। तो यहां पे आप इस फॉर्मूले को सिंपल याद रख सकते हैं, जिसका हम ज्यादातर यूज करते हैं कि वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है। जहां पे ध्यान क्या रखना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अलोंग होनी चाहिए। अब आगे चलिए समझते हैं। एक्चुअली अभी तक हमने जो भी लिखा है वहां पे फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। आया समझ में? लेकिन फोर्स हमेशा कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, यानी फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है। तो अगर फोर्स वेरिएबल हुआ तो दो फंक्शन हो सकती है उसकी। कैसे? यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन हो सकता है, यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ चेंज हो, या फिर वो टाइम का फंक्शन हो सकता है, यानी फोर्स टाइम के साथ चेंज हो। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो वर्क डन को आप क्या लिखिएगा, F डॉट ds, और उसको फिर इंटीग्रेट कर दीजिए। आया समझ में? उसी तरह से अगर फोर्स टाइम का फंक्शन है तो आप वर्क डन को क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन F डॉट v इंटू dt। अब ये दोनों फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लीजिए। यानी सिंपल, अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, अगर वेरिएबल है, तो वेरिएबल दो तरीके से हो सकती है, एक डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, एक टाइम का फंक्शन। तो अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो हम वर्क डन को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन F डॉट ds। और अगर फोर्स टाइम का फंक्शन है तो हम वर्क डन को लिखेंगे इंटीग्रेशन F डॉट v इंटू dt। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को सीधा ध्यान रख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां जो फोर्स था वो या तो x का वेरिएबल होगा या y का या फिर z का। तो मान लीजिए फोर्स अगर x का फंक्शन है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, F इंटू dx, क्योंकि x का है तो x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करिएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो जिसका भी वेरिएबल रहेगा हम उसी के रिस्पेक्ट में यहां पे इंटीग्रेट करेंगे। यहां तक क्लियर है? जैसे यहां पे टाइम का वेरिएबल था तो टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। बस यहां ध्यान रखना है वेलोसिटी भी है, ठीक है। लेकिन हो सकता है ना कि जो फोर्स हो वो x का भी फंक्शन हो, y का भी हो और z का भी हो, यानी फोर्स x y z तीनों ही डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा हो। तब हम वर्क डन कैसे निकालेंगे? तब हम वर्क डन ऐसे निकालेंगे। एक्चुअली हमने क्या किया है, हमने ये चीज ध्यान में रखा है कि जो वर्क डन होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब हम अलग अलग वर्क डन निकाल के सीधा जोड़ सकते हैं बिना डायरेक्शन ध्यान रखे। आया समझ में? तो उसी चीज को हमने यहां ध्यान रखते हुए क्या किया,
एक्स डायरेक्शन के फोर्स की वजह से आई कैप का मतलब क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन का फोर्स है, जे कैप का मतलब ये एफ वाई डायरेक्शन का फोर्स है, और के कैप का जो कोफिशिएंट एफ जेड लिखा है वो एफ जेड डायरेक्शन का फोर्स है। मतलब यहां पे पार्टिकल पे 3 डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो हमने क्या किया, एक्स की वजह से अलग से वर्क डन निकाल लिया, वाई डायरेक्शन वाला फोर्स की वजह से अलग से, और जेड डायरेक्शन वाले फोर्स की वजह से अलग से, और फिर तीनों को ऐड कर दिया। तो देखिए फोर्स जब वेरिएबल होता है और डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता है तो वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। क्लियर यहां तक? तो देखिए हमने क्या किया, वर्क डन निकाला, एक्स डायरेक्शन की फोर्स की वजह से एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, वाई डायरेक्शन के फोर्स को वाई के रिस्पेक्ट में और जेड डायरेक्शन के फोर्स को जेड के रिस्पेक्ट में। मतलब ये जो वर्क डन है वो एक्स डायरेक्शन का हो गया, ये वाई डायरेक्शन का और ये जेड डायरेक्शन का। आया समझ में? और फिर तीनों को क्या किया, सिंपली ऐड कर दिया। तो आ गया ना यहाँ पे टोटल वर्क डन तीनों डायरेक्शन के फोर्स की वजह से। तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां 4th पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, जो कि हमने यहां पे लिखा था। फिर यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पे इंटीग्रेशन किया जा रहा है एफ डॉट डी एस का। तो आपको याद होगा जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप से होता है, जिसको हम tan थीटा बोलते हैं। उसी तरह से आपको यह भी मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए कि जो इंटीग्रेशन होता है उसका मीनिंग होता है एरिया अंडर द कर्व से। मतलब यहां f का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में हो रही है, तो हमने क्या किया, f और s यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ बनाया, और फिर यहां पे इस तरह से कुछ मान लेते हैं, ग्राफ आ जाता है। ठीक है, तो फिर हमें मान लीजिए हमें यह पता करना है कि पार्टिकल s1 से s2 तक गया है, मतलब पहले यहां था s1 पे, वो s2 तक यहां तक डिस्प्लेस हुआ है, तो कुछ वर्क डन हुआ होगा ना, अगर फोर्स लग रहा है तो कितना वर्क डन हुआ होगा। तो सिंपल आपको याद रखना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अगर ग्राफ गिवन है तो उस ग्राफ का एरिया जो होगा ना वही वर्क डन के इक्वल होगा, क्योंकि वर्क डन इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस है, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो जहां से भी जहां तक वर्क डन पूछा जाए, आप सिंपल क्या करिए, उस ग्राफ का उस पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में एरिया निकालिए, जो भी एरिया आएगा वही एरिया वर्क डन कहलाएगा। यहां तक क्लियर है? इसके अलावा आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, खास करके जो एरिया इस एस वाले से डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस के ऊपर होगा उसको पॉजिटिव लेना है, और हो सकता है ना कोई ग्राफ ऐसे घूम के नीचे भी आ गया हो, तो एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला एरिया होगा ये डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस के, वो एरिया निगेटिव लेना है। आया समझ में? मतलब डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस के ऊपर जो एरिया होगा उसको पॉजिटिव वर्क डन काउंट करेंगे, और जो नीचे वाला एरिया होगा उसको निगेटिव वर्क डन काउंट करेंगे। खास इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको टोटल वर्क डन जब निकालना होगा तो सारे वर्क डन का सम करना होगा, और उस टाइम पे आपको प्लस माइनस भी ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको हम प्लस माइनस जैसा भी रहता है उसके साथ ही ऐड करते हैं। क्लियर है यहां तक? बाकी प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, और कब जीरो होगा, जीरो भी होगा तो वो कब होगा, ये हम अभी समझने वाले हैं। बाकी इतना ध्यान रखिए। तो यहां तक क्लियर है? क्या करना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ग्राफ होगा उसका एरिया आपको सीधा वर्क डन दे देगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पे इस मार्कर को रखा है, इस मार्कर को हमने छोड़ा, तो आपको यह बात अच्छे से पता है कि इस मार्कर को जब हमने यहां से छोड़ा है तो हमने इसको धक्का नहीं दिया है, इस मार्कर को हमने सिंपली छोड़ दिया, तो ये नीचे आया ना, तो कोई तो होगा जो नीचे लेके आ रहा है, तो वो कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम mg बोलते हैं। तो मतलब फोर्स इस मार्कर को यहां से खींच के यहां लेके आया, तो ये खींचने में वर्क तो करेगा ही ना। आप किसी चीज को मान लीजिए खींचिएगा, तो जब आप खींचिएगा तो वर्क तो करना पड़ेगा ना, मेहनत तो करना ही पड़ेगा उस पर। तो वही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसी भी चीज को हम कहीं से कहीं लेके जा रहे हैं तो हम कितना वर्क डन कर रहे हैं उसके अंदर। आया समझ में? तो यहां हम मार्कर का जब छोड़ेंगे तो वर्क डन कौन कर रहा है, ग्रेविटी। तो वही ग्रेविटी कितना वर्क करेगा उसी को हम वर्क डन बाय ग्रेविटी बोल रहे हैं। आया समझ में? तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगी, mgh। mg का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इस मार्कर पे mg नीचे लग रहा होगा, इंटू h जो यहां पे डिस्प्लेस हुआ है। तो यहां खास h को ध्यान रखना है, h क्या है, वर्टिकल हाइट। मतलब ये जरा ध्यान दीजिएगा, अभी हम वर्क डन बाय ग्रेविटी कभी भी लिखेंगे तो mgh ही लिखेंगे, जहां पे h को हमने क्या बोला, वर्टिकल हाइट। मतलब अगर एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, सपोज करिए हमें इस पॉइंट को यहां से यहां लेके जाना है, तो हम ऐसे भी लेके जा सकते हैं, ऐसे घुमा के भी और ऐसे भी, कैसे भी आप लेके जाइए। आप जब भी h रखेंगे तो ये कौन सा रखेंगे कि ये वर्टिकल हाइट कितना है,
मतलब ये कि अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो जरा ध्यान दीजिए, ये ए पॉइंट है और ये यहां पे बी पॉइंट है, तो आप बॉडी को मान लीजिए बी से ए ऐसे लेके जा रहे हैं, लेकिन हम जब यहां एच की बात करेंगे तो यहां पे कौन सा एच रखेंगे, वर्टिकल हाइट। और वर्टिकल हाइट तो आप यही लीजिएगा ना, ये वाली, यही होगा एच बेसिकली, कि ये वर्टिकली यहां से कितना ऊपर गया। तो बॉडी को आप कितना भी घुमा के क्यों ना ले जाए कहीं से कहीं, केवल आप ये देखिए वर्टिकली कितना ऊपर या कितना नीचे गया है। आया समझ में? तो वहां पे वही एच हमें पुट करना है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी को सिंपल ध्यान रखना है mgh, जहां पे h का मतलब है वर्टिकल हाइट। क्लियर है यहां तक? अब हम बात करते हैं वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, साइन कन्वेंशन के बारे में। यानी वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा और कब ये जीरो होगा। क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? तो बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। अभी हमने लिखा था वर्क डन को आपको सिंपल ध्यान रखना है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो, जो कि मैक्सिमम टाइम पे रहेगा, नहीं रहेगा तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फोर्स ये है जहां पे हमने समझा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अलोंग होना चाहिए। आया समझ में? तो एक दूसरे के अलोंग मतलब या तो ऐसे या फिर ऐसे। तो यहां पे हमें ध्यान देना है कि वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा और कब जीरो होगा। आप चलिए एक चीज बताइए कि यहां पे कोई बॉडी है और आप इस बॉडी को क्या कर रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो, इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहे हो और ये आपकी तरफ आ भी गया, तो आपने इसको जिधर ले जाना चाहा उधर ही गया ना। तो आपको मन खुश नहीं होगा कि यार चलो मैंने जो करना चाहा वो हो गया। मतलब यहां पे आपने जो करना चाहा वो हो रहा है, तो यहां पे वर्क डन जो होगी ना वो पॉजिटिव होगी। आपके अंदर खुशी होगी कि चलो ये काम जो हम करना चाह रहे थे वो हो गया, तो वर्क डन पॉजिटिव है। हाँ समझ में? लेकिन वही समझिए कि यहां पे कोई मार्कर है, कोई इधर से भी खींच रहा है और आप भी खींच रहे हैं, लेकिन आपसे खींचा नहीं जा रहा है, ये आप इधर खींच रहे हैं, लेकिन मार्कर ना किसी वजह से वो उधर ही जाता जा रहा है। तो आपको खुशी होगा या गुस्सा आएगा, पहले तो ये बताओ। ऑब्वियस सी बात है, आप इसको इधर लाना चाह रहे हैं बट ये मार्कर उल्टा चला जा रहा है, इसका मतलब आपको गुस्सा आएगा। मतलब आपने जो वर्क डन किया वो निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव थॉट आएगी ना आपके अंदर, ऐसा समझ लीजिए। तो सिंपल मतलब जिस फोर्स की वजह से आप वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर बॉडी उस फोर्स की तरफ गया है, इसका मतलब उस फोर्स की वजह से वर्क डन पॉजिटिव हुआ है। आया समझ में? अगर कोई फोर्स इधर लग रहा है बॉडी पे, बट बॉडी को कोई और फोर्स भी लग सकता है, वो फोर्स उसको उधर खींच के ले जा रहा है, मतलब हम इधर खींचना चाह रहे हैं बट बॉडी इधर जा रहा है, इसका मतलब मैं जो फोर्स लगा रहा था उसकी वजह से वर्क डन निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम तो इधर लाना चाह रहे थे बट ये उल्टा चला गया। आया समझ में? तो इसकी वजह से वर्क डन निगेटिव हो जाएगी। फिर तीसरी बात कर रहे हैं अपन कि अगर कोई बॉडी ऐसे है, ठीक है, इधर जा रहा है, या समझिए कि बॉडी ऐसे मोशन कर रहा है बट अपन फोर्स इधर लगा रहे हैं, मतलब हम बॉडी को इधर खींचना चाह रहे हैं इधर, बट बॉडी ऐसे चल रही है, मतलब जिधर बॉडी मोशन कर रहा है, जिधर मोशन कर रहा है हम उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो इस फोर्स की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि आप इधर ले जाना चाह रहे हैं, बॉडी ना तो आपकी तरफ गया है ना ही आपके अपोजिट गया है, ये तो परपेंडिकुलर में चल रहा है, तो इस फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। तो सिंपली हम अगर समझाएं आपको तो वो ये है कि जिस फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल रहे हैं, आप सिंपल ध्यान रखें कि उस फोर्स की वजह से वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगी, जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अलोंग वाली होनी चाहिए। वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। आया समझ में? तो साइन की अगर बात करें तो साइन आप पहले लिख लीजिए, जिस फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल रहे हैं, बॉडी अगर उस फोर्स के अलोंग गया है, उसके तरफ गया है, इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स की वजह से वर्क डन पॉजिटिव है। अगर बॉडी पे फोर्स इधर लग रहा है बट बॉडी उल्टा चला गया लेकिन एक दूसरे के अलोंग है, तो वर्क डन निगेटिव होगी। अगर बॉडी इधर मोशन कर रहा है बट फोर्स इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो परपेंडिकुलर वाले फोर्स की वजह से वर्क जीरो होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 3 है, जो अभी आपने समझा है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन अच्छे से आप ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ। तो आपको वर्क से रिलेटेड यही सारी कंसेप्ट है जो आना चाहिए। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड आपको ये फॉर्मूला पहले तो याद होना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ mv² होती है, जहां पे m का मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसका आप काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, और v का मतलब है उस बॉडी का स्पीड, कि बॉडी की स्पीड कितनी है। आया समझ में? फिर देखिए यहाँ पे मोमेंटम का हमने एक फॉर्मूला लिखा है कि मोमेंटम इक्वल्स टू m इंटू वी होती है। ये सारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, आपको ध्यान रखना है। इसको यूज करना कैसे है इस पे दिमाग लगाइए। ये कहां से आया इस पे दिमाग मत लगाइए, सिंपल इसको ध्यान रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv² है, जो मोमेंटम है वो मास इंटू वेलोसिटी है। हमने इसी मोमेंटम का इस फॉर्मूले में यूज किया है, इसमें मास से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमने p² लिख दिया। मतलब यहां पे इस वाले फॉर्मूले का यूज करके इसमें आप इस काइनेटिक एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं। तो ये चारों फॉर्मूले जो ध्यान रखना है, पहला तो
काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, और तीसरा काइनेटिक एनर्जी को आप मोमेंटम के टर्म में p²/2m भी लिख सकते हैं। ज्यादातर यूज होने वाली जो फॉर्मूला है वो ये है मोमेंटम का, कि जो मोमेंटम होती है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में वो p = √2m होती है। यानी आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा और मोमेंटम पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल कि काइनेटिक एनर्जी को हमने 25% बढ़ा दिया या 75% बढ़ा दिया, बताओ मोमेंटम में कितना परसेंट का चेंज आएगा। तो आप इसी फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो आपको सिंपली ये चारों फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखना है। और ऑब्वियस सी बात है, अभी हम केवल कंसेप्ट और फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल की बात अपन नहीं कर रहे हैं। तो आपको एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस जरूर से ही करनी है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये अगला पॉइंट है जो कि इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखिए इसमें समझाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, इसमें हम न्यूमेरिकल से ही समझते हैं, तो आप इसका न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस कर लें। बाकी वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि कोई भी बॉडी है तो एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं, एक ही फोर्स लगे कोई जरूरी थोड़ी है, बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपली कहता है कि जितने सारे फोर्सेस लग रहा है उसमें से कुछ वर्क डन पॉजिटिव कर रहा होगा, कुछ वर्क डन नेगेटिव कर रहा होगा, कुछ फोर्स की वजह से हो सकता है जीरो हो रही हो। तो जितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, सारे फोर्स की वर्क डन का जो सम होगा ना, सम पॉजिटिव माइनस सब ध्यान रख के जो सम होगा वो सम उस बॉडी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। आया समझ में? मतलब ये वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपली क्या कहा कि कोई भी बॉडी पे जितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्स की वजह से वर्क डन उस बॉडी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर देना है। यहां तक क्लियर है? बाकी अब आगे बढ़ते चलिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो हमने सिंपली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा mgh, इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ग्रेविटी की वजह से ऐसा आता है। बाकी हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिंपल आप ध्यान रखिए कि अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट है और वो किसी रेफरेंस से, मतलब हम मान लीजिए हाइट यहां से मेजर करने वाले हैं, तो यहां से हमने h हाइट पे जाके रख दिया, तो h हाइट पे जब रख दीजिएगा तो इसके पास एक एनर्जी होती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जो हाइट की वजह से आती है। आया समझ में? जिसको हम mgh सीधा लिख सकते हैं। तो जहां से आप हाइट मेजर कर रहे हैं वहां से अगर ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव mgh, अगर उसी लाइन पे रख दिए तो h जीरो है तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी। जहां से आप हाइट को मेजर कर रहे हैं, अगर बॉडी को वहां से नीचे लेके जा रहे हैं तो यहां पे h नीचे गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ तो निगेटिव ले लीजिए, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के पास -mgh होगी। यहां तक क्लियर है? तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग का सुना है आपने? स्प्रिंग जैसे खींचते हैं, छोड़ते हैं, फटाक से ऐसे भागता है, ऐसे होता है, या कंप्रेस करते हैं तो वो बाहर धक्का देता है, वो स्प्रिंग वाली। तो एक्चुअली क्या होती है कि जब आप स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस करते हैं और फिर छोड़ते हैं तो स्प्रिंग धक्का देता है ना। तो धक्का क्यों देता है? उसके पास जब तक, बताइए आप ही के पास जब तक एनर्जी नहीं होगा, अगर एनर्जी बिल्कुल ही नहीं होगी तो घर के किसी कोने में लेटे पड़े मिलिएगा, लेकिन वही अगर एनर्जी होगी तो उछलकूद करना शुरू कर दीजिएगा ना। मतलब जब भी उछलकूद हो रही है तो एनर्जी ही होगी वहां पे, तभी ऐसा हो पा रहा है। तो अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं फिर आसानी से छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग क्या करता है? धक्का देता है ऐसे झटके में। इसका मतलब स्प्रिंग के पास जब हमने कंप्रेस किया होगा उस टाइम पे कुछ एनर्जी स्टोर होगी, उसी एनर्जी को हम स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जो किसके इक्वल होती है वो आपको ध्यान रखना है कि स्प्रिंग के पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाफ kx² होगा, जहां पे k स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है जो गिवन होगा। x का मतलब है कि स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ, मतलब नॉर्मल कंडीशन से आपने उसको कितना कंप्रेस किया है या नॉर्मल कंडीशन से कितना इलोंगेट किया है। मतलब x का मतलब है यहां पे चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ। ये खास करके ध्यान रखना है, ये वाले पार्ट। फ्रॉम नेचुरल लेंथ लिखा है कि नहीं भाई? हाँ ये रहा, फ्रॉम नेचुरल लेंथ। यानी x को जब भी आप पुट करिए तो ये देखिए कि उसके नॉर्मल कंडीशन से हमने उसको कितना कंप्रेस किया है या नॉर्मल कंडीशन से कितना इलोंगेट किया है, वही x इसमें पुट करना है। यहां तक क्लियर है? तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए। बाकी अगला देखिए, हमने लिखा वर्क डन बाय स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस करके छोड़ते हैं और कोई, तो वो धक्का देता है। धक्का देता मतलब वर्क करेगा ना। तो यहां पे जो स्प्रिंग वर्क करता है वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी यहीं से लिख सकते हैं कि हाफ के x इनिशियल का स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? हाफ के x फाइनल का स्क्वायर। मतलब स्टार्टिंग में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस या इलोंगेट था, फिर फाइनल में हम x फाइनल क्या रखेंगे कि फाइनली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस या कितना इलोंगेट है। ध्यान रखिएगा, नेचुरल लेंथ से हमेशा बात कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर है यहां तक?
अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये रिलेशन काफी ज्यादा काम के हैं, आगे के लिए बोल रहा हूं मैं। इस चैप्टर में तो हो सकता है बहुत ज्यादा आपको ना लगे, लेकिन आगे 11th में ही नहीं 12th में भी बहुत ज्यादा यूज होगी, इसलिए इसको खास ध्यान रखना है कि जो फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन होती है वो रिलेशन माइनस डी यू बाई डी आर होता है। मतलब F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर है? अब चलिए बात करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, यानी इक्विलिब्रियम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसमें कौन कौन से पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले तो आपको इक्विलिब्रियम का मतलब पता होना चाहिए, यानी जब भी ऐसा बोला जा रहा है कि कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उसके बारे में आपको कुछ पता हो या ना हो, इतना तो आपको आइडिया इक्विलिब्रियम सुन के ही लग जाना चाहिए कि उस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। यानी इक्विलिब्रियम टर्म को डिफाइन होने के लिए ही फोर्स को जीरो होना पड़ेगा, यानी जब तक बॉडी पे जीरो फोर्स नहीं रहेगा तब तक इक्विलिब्रियम में बॉडी नहीं रहेगा। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, या फिर डी यू बाई डी आर जीरो होना चाहिए। अभी अभी हमने समझा हुआ था कि F इजिकल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर होता है, तो उसी तरह F अगर जीरो है तो फिर डी यू बाई डी आर भी जीरो होना चाहिए ना। तो कहने का मतलब अगर ऐसा बोल रखा हो कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है और उसमें फोर्स का आपका रिलेशन दे रखा हो, तो फोर्स को जीरो कीजिए, वहां से आपको पता चलेगा बॉडी कहां पे इक्विलिब्रियम में है। या फिर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का कोई फंक्शन दे रखा है और फिर बोला गया है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो बताओ बॉडी किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में है। तो आपको सिंपली क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी जिसका भी फंक्शन रहेगा, अगर एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, उसको जीरो कर दीजिए। यहां पे भी आप फोर्स को ही जीरो कर रहे हैं इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए। तो सिंपली F इजिकल्स टू जीरो या फिर डी यू बाई डी आर जीरो जहां होगा वहां पे बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। आया समझ में? फिर आगे चलिए बात करते हैं आखिर ये इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं। तो आपने सुना होगा 3 टाइप के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो बात आती है यहां पे ध्यान दीजिए, चाहे वो स्टेबल हो या अनस्टेबल हो या न्यूट्रल हो, कोई भी हो, है तो सब इक्विलिब्रियम ही ना। तो हमने अभी क्या बोला है, केवल इक्विलिब्रियम टर्म को डिफाइन होने के लिए फोर्स को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, या फिर डी यू बाई डी आर को जीरो होना चाहिए। इसका भी मतलब वही है, फोर्स इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले तो सभी में क्या होना चाहिए, फोर्स तो जीरो होना ही चाहिए। इससे केवल क्या पता चला कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब जहां पे बॉडी पे फोर्स जीरो है, बॉडी उस पर्टिकुलर पोजीशन पे किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। यहां तक क्लियर हो चुका है फोर्स को जीरो करते हैं। फिर बात आती है, चलो इक्विलिब्रियम में तो तीनों ही होगी ना, क्योंकि स्टेबल भी इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल भी इक्विलिब्रियम है और न्यूट्रल भी इक्विलिब्रियम है। तो भैया कैसे पता चलेगा कि कौन सा इक्विलिब्रियम है ये, क्योंकि फोर्स तो तीनों जगह जीरो है। तो अगर फोर्स जीरो हो भी गया तो हमें कैसे पता चलेगा स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। तो बिल्कुल पता चलेगा थमिए, उसके लिए हमें क्या करना है, जो फोर्स रहेगा उसको जीरो हम करेंगे और जीरो करने के बाद वहां से कुछ हमें वैल्यू आएगी। अगर एफ एक्स का फंक्शन है तो एफ को जीरो करते ही हमें एक्स के कुछ पॉइंट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि जो आपको एफ दे रखा है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, और जब एफ इजिकल्स टू जीरो करते हैं तो आपको एक्स इजिकल्स टू 2 मिलता है और एक्स इजिकल्स टू -1 मिलता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। तो अब बताइए फिर आप क्या करिएगा, एफ तो जीरो करके इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गया, तो एक्स इजिकल्स टू 2 पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और एक्स इजिकल्स टू -1 पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। अब बारी है चेक करने की कि कौन सा इक्विलिब्रियम है इस तीनों में से। तो फिर से क्या करिए, जो f है इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करिए, यहां पे x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएट करने के बाद हमने जो ये वैल्यू अभी कैलकुलेट किया था ना, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में तो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -1 पे ही है, इतना तो श्योर है, इसके अलावा कहीं भी नहीं है। तो हमें इसी पॉइंट पे चेक करना है ना कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, न्यूट्रल है। तो यहां से पता चला इक्विलिब्रियम है। फिर क्या करिए, f को डिफरेंशिएट कर दीजिए और फिर एक बार x इक्वल्स टू 2 पुट कीजिए और एक बार x इक्वल्स टू -1 पुट कीजिए। x की जिस वैल्यू पे df बाई डी आर लेस देन 0 आएगा, इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यहां से आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन मिला और यहां से इक्विलिब्रियम का नेचर मिला कि इक्विलिब्रियम है कैसा, स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल। क्लियर है यहां तक? या फिर अगर मान लीजिए फोर्स नहीं दिया है, आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया है जैसे हमने यहां पे किया था, तो फिर वही है, पहली बार आपको क्या करना है, डी यू बाई डी आर को जीरो करना है, यहां से इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा कि बॉडी कहां पे इक्विलिब्रियम में है। यहां से ये नहीं पता चलेगा कि बॉडी किस इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल, बस ये पता चलेगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है कहां। और फिर हमें जैसे ही पता चला जीरो करने के बाद कि बॉडी हाँ चलो यहां पे इक्विलिब्रियम में है, फिर कैसा इक्विलिब्रियम में है, तो आप इसके लिए क्या करिए, u को फिर से डिफरेंशिएट करिए, डबल डिफरेंशिएशन,
और फिर x की 1/1 करके वैल्यू पुट कीजिए। x की जिस वैल्यू पे यहां ग्रेटर देन 0 आएगा इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहां तक क्लियर है? तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि f गिवन होगा तो ये दोनों चीज चेक करेंगे और u गिवन होगा तो हम ये दोनों चीज चेक करेंगे। बाकी बात करें ग्राफ पे, तो देखिए ग्राफ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ये पॉइंट है। इसकी स्टेबल क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि देखिए यहां पे u और r के बीच का ग्राफ है, तो du/dr फोर्स होती है। आपने पढ़ा अभी कि माई f इज टू माइनस du/dr होती है, और du/dr इस u और r के ग्राफ का स्लोप है। तो स्लोप 0 कहां होगा? यहां पे हॉरिजॉन्टल जहां होगा यहां पे, मतलब बॉडी यहां पे और यहां पे इक्विलिब्रियम में है, साथ ही साथ यहां भी इसका स्लोप 0 है तो यहां भी होगा। तो देखिए जब यहां है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि बॉडी को जब आप यहां से थोड़ा डिस्प्लेस कीजिए, छोड़िए, फिर वापस यही भागेगा, तो इस पॉइंट पे ही बार बार वापस जा रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट पे वो स्टेबल फील कर रहा था, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गई। चलिए आगे समझते हैं अब अनस्टेबल में। तो फिर वही चीज है, फोर्स को 0 करना है, यहां से आपको इक्विलिब्रियम का पोजीशन मिलेगा, फिर आप df/dr करिए, फिर जो भी यहां से x की वैल्यू आएगा उसको यहां पुट कीजिए। अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। या फिर अगर पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है तो du/dr को 0 करिए, यहां से इक्विलिब्रियम का पोजीशन मिलेगा और फिर उस पोजीशन को u का डबल डिफरेंशिएशन में पुट करिए बारी बारी से, जितना भी पोजीशन आया है। अगर लेस देन 0 है तो वो अनस्टेबल है। बाकी ग्राफ से अगर बात करें तो u और r के बीच में ग्राफ है, ध्यान दीजिए कई बार फोर्स और r के बीच में भी रहता है, तो हमने u लिया है, तो यहां पे फोर्स 0 है तो यहां इक्विलिब्रियम में तो है। अब कैसा इक्विलिब्रियम है ये कैसे पता चलेगा? तो आप बॉडी को यहां से थोड़ा डिस्प्लेस करके देखिए, जैसे ही थोड़ा सा यहां से डिस्प्लेस करिएगा भाग जाएगा सीधा यहां से, मतलब इस पॉइंट पे बॉडी अच्छा फील नहीं कर रहा था, अनस्टेबल फील कर रहा था, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम तो था और कैसा फील कर रहा था? अनस्टेबल, तभी तो भाग गया, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहां तक क्लियर है? इसी तरह न्यूट्रल की अगर बात करें तो न्यूट्रल में हर एक चीज 0 होगी, फोर्स भी 0, df/dr भी 0 होना चाहिए उस पॉइंट पे, या फिर अगर u दिया है तो du/dr 0 होना चाहिए। यहां से पोजीशन मिलेगा कि कहां पे इक्विलिब्रियम में है, उस पॉइंट पे अगर u का डबल डिफरेंशिएशन भी 0 आता है, इसका मतलब उस पोजीशन पे बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। बाकी ग्राफ पे आप लोग देखिएगा तो u और r के बीच का ग्राफ ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। क्लियर है कि बॉडी को अगर यहां से खिसका के यहां रख दीजिएगा तो बॉडी यहीं पे रुक जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर, मतलब न्यूट्रल है भैया, कोई मतलब नहीं इसको दुनियादारी से। आया समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं पावर के बारे में, जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। तो आपको पावर के लिए ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखना है कि इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है वो F.V यानी FV cos थीटा होता है, जहां पे थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। क्लियर है यहां तक? उसी तरह से आपको एवरेज पावर भी ध्यान रखना है, क्यों? एवरेज पावर सिंपली वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी हमें अगर एवरेज पावर निकाला गया है तो हमें निकालना है तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम होता है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। बाकी समझना है यहां पे कि इसका यूज कब करना है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या लगता है? किसी इंस्टेंट पे, तो किसी इंस्टेंट पर्टिकुलर, मान लीजिए पार्टिकल t=0 से t=5 सेकंड तक मोशन किया है और वर्क डन भी बीच में हुआ है, तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाता है कि 0-5 के बीच में t=3 सेकंड पे पावर कितनी होगी, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर है कि किसी इंस्टेंट पे पूछा जा रहा है। तो हम यहां इसके लिए उस पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही थी, कितनी वेलोसिटी थी, इनटू cos थीटा करेंगे तो इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा। और अगर एवरेज की बात करनी होगी तो 0 से 5 सेकंड के बीच में अगर पार्टिकल चला है तो सीधा आपसे पूछा जाएगा कि 0 से 5 सेकंड के बीच में या 2 से 4 सेकंड के बीच में बताओ कितना वहां पे पावर हुआ है। तो कहने का मतलब यहां इंटरवल है, तो फिर हम इंटरवल में एवरेज का कैलकुलेशन करते हैं, तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में कितना वर्क डन हुआ डिवाइडेड बाय वो कितना टाइम लिया दोनों के बीच में इंटरवल में, वो टाइम, तो आपको एवरेज पावर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जितना समझा है वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर में, इससे ज्यादा थियरी आपको नहीं पढ़ना है। तो आप हर एक थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जितने सारे फॉर्मूले यहां पे लिखे गए हैं सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितने सारे हमने कंसेप्ट पढ़े हैं सारे ही कंसेप्ट पे आपको न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल का आपका कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। याद होना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन न्यूमेरिकल भी आपको प्रैक्टिस करना ही होगा ताकि आप एग्जाम में बिना डरे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।